हेलो स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर हमारा 7। इसमें हमने सुरक्षा के बारे में मैंने आपको बताया और उसमें मैंने सुरक्षा के जो आपके पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों ही धारणाओं के बारे में आपको बताया। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सहयोग मूलक सुरक्षा। बेटा, सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होती है कि आज विश्व में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका जो सॉल्यूशन है वो अकेला देश नहीं निकाल सकता। जैसे कि कौन सी प्रॉब्लम है आपकी, मैंने आपको इन सब के बारे में बताया था। आतंकवाद हुआ, निर्धनता हुआ, कि जो गरीब और अमीर के बीच में जो लगातार असमानता बढ़ती जा रही है, महामारियां हुआ, तो इनको कोई भी एक देश अकेला इन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकाल सकता। और ये सभी खतरे ऐसे हैं कि जिन्हें हम सैन्य कार्यवाही से हम जिनका हल नहीं निकाल सकते, कि हमने हमला कर दिया और इसका हल निकल गया और या इसका सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है बेटा, इसके लिए विभिन्न राष्ट्र के जो मतलब विश्व के विभिन्न जो देश हैं उनको सहयोग करने की ज़रूरत होगी। ये जो सहयोग है ये दो राष्ट्रों के बीच में भी हो सकता है, क्षेत्रीय स्तर पर भी हो सकता है, दो राष्ट्रों के बीच में, जैसे भारत हुआ, कोई अदर देश बांग्लादेश ने कर लिया, पाकिस्तान ने कर लिया, अमेरिका के साथ मिलकर कर लिया, या क्षेत्रीय स्तर पर एक ही देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में किसी बात को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई सुरक्षा को कोई खतरा है, तो वो मिलकर उसका सामना निकालते हैं, करते हैं। या महाद्वीप के अकॉर्डिंग हो सकता है। आपको अपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता होगा, एशिया, अफ्रीका, तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स भी मिलकर आपस में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, अथवा वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर इसका जो सॉल्यूशन है वो निकाला जा सकता है। उसके बाद हम यह कहेंगे कि बेटा यह खतरे की प्रकृति पर निर्भर करेगा, कि भैया उससे निपटने के लिए मतलब कि उन जो राष्ट्र हैं उनकी इच्छा है या नहीं है, कि एक तो खतरा है वो कितना बड़ा है, ये सबसे इसमें मेन बात होगी। दूसरा कि जो राष्ट्र इस खतरे का सॉल्यूशन निकालने के लगे हुए हैं, कि उनकी इच्छा के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उनकी इच्छा कहाँ तक ये है कि वो खतरे का सामना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा सहयोग किस प्रकार किया जा सकता है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा, कि वो भी मिलकर इस जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके बारे में मैंने आपको चैप्टर 6 में बताया था। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, जैसे कि हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ, यूएनओ हुआ, विश्व स्वास्थ्य संगठन हुआ, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बीमारी वगैरह, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इसमें भी जो विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है वो हमारी काफ़ी हेल्प कर रहा है। विश्व बैंक हुआ, अगर आर्थिक मंदी वगैरह इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, उनके जरिए विश्व के विभिन्न देश हैं उनकी हेल्प की जा सकती है। उसके अलावा बेटा कि बहुत सारे जो स्वयंसेवी संगठन हैं, स्वयंसेवी संगठन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये भी इकट्ठा सहयोग करके जो देश है उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं, या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत हमारा आ जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में मैंने बताया था कि किस प्रकार से ये उन लोगों को ढूंढता है जिन लोगों को इनकी ज़रूरत होती है या जिनके मानवाधिकारों को हानि पहुंच रही होती है। रेड क्रॉस, निजी संगठन, चर्च, धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन वगैरह ऐसे ही संगठन हैं। इसके अलावा हम कहें कि बहुत सारी ऐसे शख्सियतें हैं या बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने सहयोग मूलक जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने में बहुत भूमिका निभाई है। जैसे कि आपके नेल्सन मंडेला हुए। नेल्सन मंडेला कितने साल तक जेल में रहे थे, अफ्रीका में रंग भेद की जो नीति थी उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये समस्या खाली वहाँ नहीं थी, जबकि विश्व में ये जो समस्या थी ये काफ़ी विकराल रूप धारण कर लिया था इसने। उसके अलावा मदर टेरेसा ने ये नहीं देखा कि भाई वो कहाँ से बिलोंग करती थी और कुछ, उसने लोगों की सेवा करने को अपना परम धर्म जो है वो समझा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है
कि तब तक हम सहयोग मूलक सुरक्षा को बढ़ावा नहीं देंगे, सभी देश मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, तब तक मतलब कि इन समस्याओं से, इन कठिनाइयों से लड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत की सुरक्षा की रणनीतियाँ, कि भारत ने मतलब कि जो भी ये मतलब कि पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों के बारे में हमने चर्चा की है, उनका सॉल्यूशन भारत किस प्रकार निकालता है। अब भारत को भी दोनों प्रकार के पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये जो खतरे हैं उसको सीमा के अंदर से भी आए हैं, अंदर से भी हुए हैं और सीमा के बाहर से भी हुए हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए भारत ने मतलब कि चार जो अपनी सुरक्षा नीति है उसको चार घटकों में डिवाइड कर दिया। हमारा टॉपिक था भारत की सुरक्षा की रणनीतियाँ, तो अपनी सुरक्षा नीति को उसने चार भागों में डिवाइड कर दिया। एक जो सबसे पहला घटक था उसके अंतर्गत उसने रखा कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना, कि सबसे पहले उसने ये कहा कि भारत सबसे पहले अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत किया है। उसने सबसे पहला ध्यान इस तरफ दिया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भारत को लगातार अपने पड़ोसी देशों से खतरा होता रहा है, लगातार उसको ये रहा है कि आक्रमण की स्थिति उस पर बनी हुई है। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने 47, 48 में, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ भारत का 65 में, फिर 75 में, सॉरी फिर 71 में, फिर आपका 1999 में। इस प्रकार लगातार जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इससे निपटने के लिए भारत ने जो अपना सैन्य बल है उसको मजबूत किया है। उसके बाद चीन ने भी भारत के ऊपर 1962 में आक्रमण किया है। तो लगातार चारों ओर से घिरे होने के कारण उसने सैन्य क्षमता को मजबूत किया है। और दूसरा उसने क्या किया है कि परमाणु हथियार वगैरह बनाने पर भी उसने इसी वजह से जोर दिया था, क्योंकि भारत के जो आसपास के जो उसके पड़ोसी देश है वो भी परमाणु संपन्न देश है। अगर वो ये नहीं बनाएगा तो एक तरह से वो शक्ति संतुलन करने में कामयाब नहीं होगा। तो इस वजह से उसने जो परमाणु हथियार है या जो परमाणु परीक्षण किए हैं वो भी इसी का एक परिणाम है। अगला जो भारत ने पहली सुरक्षा नीति में तो सैन्य क्षमता को मजबूत करने पर बल दिया। दूसरा था उसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत किया। दूसरा जो उसने ध्यान दिया कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम थे और संस्थाएं थी उसने उसको मजबूत किया। उस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम बनाए उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई वो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशिया एकता स्थापित करने के लिए, एशिया और अफ्रीका एशियाई एकता स्थापित करने के लिए किया। भारत ने औपनिवेशीकरण है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। उसके अलावा भारत ने मतलब कि जब ये परमाणु अप्रसार संधि पर भारत के हस्ताक्षर करवाने चाहे वीटो पावर देशों ने, तो उन्होंने उस पर भी मना कर दिया कि उसने उसको ये माना कि भाई ये विभिन्न देशों के या उसके साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि वो देश ये नहीं चाहते थे कि वो परमाणु हथियारों का प्रसार करे। लेकिन भारत ने ये कहा कि अगर वो अपने परमाणु हथियारों को स्वयं नष्ट कर दे तो भारत भी इस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होगा। तो भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। उसके अलावा भारत ने जो गुटनिरपेक्षता है, गुटनिरपेक्षता रूपी तीसरे विकल्प को चुना। ना वो सोवियत संघ के साथ शामिल हुआ ना अमेरिका के साथ। तो इस प्रकार उसने जो अपने अंतर्राष्ट्रीय नियम है और जो संस्थाएं है उसने उसको मजबूत किया। उसके अलावा बेटा जो तीसरा घटक है राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं से निपटना, कि जो आंतरिक सुरक्षा सबसे, क्योंकि अभी देखो भारी खतरों से की तरफ तो उसने ध्यान दे लिया, उसकी तरफ अब उसका ध्यान था कि अंदर की जो समस्याएं थी। भारत में भी लगातार बेटा जो मिजोरम है, नागालैंड है, पंजाब है, कश्मीर है, इसमें लगातार जो उग्रवादी घटनाएं हैं वो घटित होती रहती है। क्योंकि पंजाब और कश्मीर में उसके साइड से, पाकिस्तान के साइड से घुसपैठ होती रहती है या लोगों को भड़काया जाता है, अलग राष्ट्र जो बनाने हैं उसके लिए मांग की जाती है। तो उसने इस तरफ अपना ध्यान दिया। और नेक्स्ट जो भारत की सुरक्षा नीति का जो चौथा घटक है वो है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने का प्रयास करना कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी व अभाव से छुटकारा मिले।
कि भारत ने अपनी जो इकोनॉमिक जो पावर है उसको इस तरह से किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनका जीवन सही हो जाए और उनके नागरिकों के बीच में किसी भी प्रकार की जो असमानता है उसको दूर किया जा सके। अब वैसे तो ये जो प्रयास है अधिक सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन और अब भारत अभी तक जो निर्धनता का जाल है उससे मतलब कि निकल नहीं पाया है। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति में ऐसे अवसर बहुत सारे आए हैं जहां निर्धन और वंचित नागरिकों ने अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम हुए हैं। भारत ने उन लोगों के अधिकारों की तरफ ध्यान दिया है और जो गरीब जो भारत के राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने गरीबी और निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया है, अमीर और गरीब के बीच के अंतर को दूर करने का प्रयास किया। तो इस तरह बेटा भारत की सुरक्षा नीति के 4 प्रमुख घटक थे। पहले में उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत किया, दूसरे में उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियां और नियमों को मजबूत किया, तीसरे में आंतरिक सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया और चौथे में उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके अमीर और गरीब के बीच के अंतर को दूर करने का प्रयास किया। सो स्टूडेंट, आज हमारा जो 7th चैप्टर है यही फिनिश होता है। थैंक यू एंड बाय।